नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। जब देश कंगाल होने लगता है तो उसकी हालत कैसे हो जाती है, ये हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका को देखकर पता चलता है, जहां लोग खाना पीना, दवाई और इलाज के लिए मोहताज हो गए हैं। हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते सरकार को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कंगाली आई कहां से और इसे खत्म करने के लिए और क्या करना होगा। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे एक्सपर्ट के साथ और श्रीलंका से जानेंगे हमारे रिपोर्टर के साथ कि वहां क्या चल रहा है, उसका अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट कि श्रीलंका की कंगाली के पीछे क्या हाल है। सड़कों से बत्ती गुल, अस्पतालों में दवाइयां खत्म, स्कूलों के लिए पेपर नहीं और तो और पेट्रोल और डीजल की तो ऐसी कमी है कि पड़ोसी देशों से उधार लेना पड़ रहा है। ये हाल है श्रीलंका का। ऐसी स्थिति जिसका श्रीलंका के नागरिकों ने शायद अनुमान भी ना लगाया हो। कर्ज के बोझ में श्रीलंका अब ऐसा दबा चला जा रहा है कि यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन आज भारत के पड़ोसी इस देश का हाल इतना बुरा कैसे हुआ, चलिए आपको कुछ चार्ट्स के जरिए समझाते हैं। श्रीलंका डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा है। जितना फॉरेन रिजर्व है उसका 3 गुना देश पर कर्ज है जो चुकाना है। कर्ज के जंजाल के साथ ही महंगाई की भी मार है। श्रीलंका के पास तकरीबन $2 अरब का ही रिजर्व पड़ा है, जबकि साल 2022 में कुल $7 अरब चुकाने हैं। इसमें से तकरीबन $1 अरब के बॉन्ड जुलाई में मैच्योर हो रहे हैं। दरअसल साल 2005 से ही श्रीलंका पर कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ते साल 2010 में कुल कर्ज $21.7 अरब का हो गया और अगले 10 सालों में श्रीलंका पर कर्ज का ये बोझ और ज्यादा बढ़ गया और 2020 में कोविड महामारी के समय तक ये कर्ज बढ़कर $56.3 अरब पर पहुंच गया। श्रीलंका पर सिर्फ एडीबी और वर्ल्ड बैंक का ही कर्ज नहीं है, बल्कि कई देशों के कर्ज के जाल में श्रीलंका फंसा हुआ है, खासकर चीन के कर्ज जाल में। श्रीलंका के कुल कर्ज का 10% चीन से है। लगभग इतना ही 10% कर्ज जापान से लिया हुआ है, जबकि श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज का 2% कर्ज भारत से लिया है। इसके अलावा श्रीलंका ने शेयर बाजार से भी बड़ी उधारी ली है। श्रीलंका के कुल कर्ज का 47% हिस्सा शेयर मार्केट से है, जो कि श्रीलंका के कुल कर्ज का सबसे ज्यादा हिस्सा है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। दिक्कत ये है कि इतना कर्ज चुकाने के लिए ग्रोथ का सहारा मिलेगा या नहीं, और इसका जवाब ना ही है। श्रीलंका के डेट की रफ्तार उसकी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अगर तुलना करें श्रीलंका के कर्ज और जीडीपी की, तो जीडीपी के अनुपात में कर्ज 10 साल में 31.6% से बढ़कर 40.4% पर आ गया। इतनी दिक्कतों के बीच न महंगाई पर काबू पाया जा सका, न ही श्रीलंकाई रुपए के भाव पर। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का रिजर्व घटता गया। साल 2011 में $9.9 अरब के रिजर्व के मुकाबले अब वहां सिर्फ $2.3 अरब का रिजर्व ही बचा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। रिजर्व तो घटा ही, लेकिन इससे रुपए की गिरावट को थामा नहीं जा सका। कमजोर करेंसी अपने साथ लाती है महंगाई, ऐसी महंगाई जो ब्लैक होल जैसी हो जाती है और आम लोगों की कमाई खा जाती है। इसी साल में अब तक श्रीलंकाई रुपए में 50% तक की गिरावट आ चुकी है। जहां जनवरी में $1 का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए था, वो अब बढ़कर 311 रुपए के करीब हो गया है। कमजोर रुपया यानी खाने पीने के सामानों के भाव पर सीधा असर। गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की उम्मीद जमींदोज होती जा रही है। जिस चावल के लिए 1 साल पहले 129 रुपए खर्च करने होते थे, वो ही अब 206 रुपए में मिल रहा है। प्याज अब 380 रुपए पर पहुंच चुका है और आलू 222 रुपए प्रति किलो पर। एक अंडा 15 रुपए के मुकाबले 29 रुपए का हो गया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कैबिनेट के मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की नाव में जो छेद हुआ है, उससे ये देश ही डगमगाने लगा है।
ऐसे संकट के बीच श्रीलंका ने चीन, भारत और IMF से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन चीन ने तो श्रीलंका की बात अनसुनी कर दी है और भारत जितनी मदद हो सके कर रहा है। बाकी फटती चादर को कितना सिला जा सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। सुबह के समय जो लोग अपने अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं वो शाम होते होते 4 साढ़े 4 बजे दफ्तर बंद होने के बाद इन्हीं सड़कों पे आके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस बीच देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से कोलंबो में ये प्रोटेस्ट का सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि सरकार ये बिल्कुल पार्लियामेंट में क्लियर कर चुकी है कि महिंदा राजपक्षा और गोटाबाया राजपक्षा अपने अपने पदों से इस्तीफा नहीं देंगे। कोलंबो से ET 9 स्वदेश के लिए कैमरा सहयोगी पंकज गुप्ता के साथ मैं प्रियांक त्रिपाठी। तो अभी आपने देखा कि श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हुई, क्यों वो कंगाली के मोड़ पे पहुंच गया, और हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट भी देखी कि अभी पॉलिटिकल सिचुएशन श्रीलंका की क्या है। अब प्रियांक त्रिपाठी लाइव हमारे साथ श्रीलंका से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रियांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET 9 स्वदेश पे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी वहाँ के लोगों से, जो आम आदमी हैं उनसे, पॉलिटिकल क्लास सबसे बात हुई होगी। आप कई दिनों से श्रीलंका में हैं, आपको क्या लगता है वहाँ के लोग क्या कहते हैं? श्रीलंका की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है उसको देख के साफ तौर से प्रतीत होता है कि लोगों का जो गुस्सा है केवल राजपक्षा जो भाई है, जो दोनों भाई हैं उन पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो गोटाबाया राजपक्षा हैं और महिंदा राजपक्षा जब 2015 में चुनाव हार गए थे तो 2019 में उन्होंने अपने भाई गोटाबाया राजपक्षा को वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से श्रीलंका बुला लिया था, क्योंकि वो वहाँ के सिटीजनशिप थे। इसलिए प्रोटेस्टर्स के हाथों में अगर आप प्ले कार्ड की तस्वीरों को गौर से देखें तो हर जगह ये लिखा है कि गोटा गो बैक, मतलब वो अपने देश जाएं, ये उनका देश नहीं है। और लोग यहाँ पे काफी ज्यादा छला हुआ फील करते हैं। उनको लगता है कि उनका जो पैसा था उसको लेकर के बाहर की कंपनीज में साइफन ऑफ किया गया। यहाँ तक कि यहाँ के जो पूर्व वित्त मंत्री थे उनको भी यहाँ पे लोग +10% कहते हैं, यानी अगर कुछ भी आपको काम कराना हो तो आपको 10% देना पड़ता था अब से कुछ ही दिन पहले। ये एलिगेशन है लोगों का। लेकिन अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो श्रीलंका ने जितना ऋण लिया उस ऋण का जो रीपे बैक था उस पर कभी भी गौर नहीं किया गया। आंख मूंद करके चाइना से तकरीबन 10% का है जो लोन है उसका परसेंटेज है, उसके अलावा कई देशों से यहाँ पे ऋण लिया गया है। लेकिन ऋण को किस तरीके से वापस रीपे करना था, कैसे पे बैक करना था, इसके बारे में श्रीलंका सरकार के पास कोई भी रणनीति नहीं थी। वहीं 2020 के दौरान जब एक्चुअली सरकार को इस लोन को रीपे की शुरुआत करनी पड़ी, जो कि 2009 के समय से लिया गया था, 10 साल के बाद के समय के बाद से ने वो पैसा वापस उस इंटरेस्ट के साथ वापस करना था। वो पैसा श्रीलंका के पास नदारत था, जिसको लेके लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही थी, कोविड में हालांकि तकलीफें जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। लेकिन वहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वो कैसा चल रहा है? क्या आपको लगता है ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में और तेजी से आगे बढ़ेगा, या उस पर कुछ लगाम लग रहा है, लोगों को कुछ आशा बन रही है कि इमरजेंसी हट गई है, अब और सिचुएशन थोड़ा सुधरेगा? जी देखिए, आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो इमरजेंसी का सिचुएशन है वो यहाँ से हटाया जा चुका है। कल पार्लियामेंट में डिबेट हुआ कि किस तरीके से IMF की तरफ श्रीलंका की सरकार अगर बढ़ती है तो बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि IMF की जो नीतियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा आम लोगों के लिए अंत में क्रूर हो जाती हैं। और जिस तरीके से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाते हैं लोगों के लिए, उससे ज़्यादा सरकार को कभी फायदा नहीं हुआ है। जिस सरकार ने भी IMF की तरफ रुख किया है वो वापस से दूसरी बार सरकार में नहीं आ पाएगी। इसको लेकर के जो रूलिंग पार्टी है वो काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आज जो भारतीय उच्चायोग है, जो इंडियन हाई कमीशन है, उसका भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो $100 मिलियन
जो क्रेडिट लाइन बढ़ाने की जो बात की गई थी, जो 4-5 जो मुख्य बिंदु है जिन पे श्रीलंकाई सरकार और भारत की सरकार आपस में मिलकर काम कर रही है, इन बिंदुओं पे भी चर्चा की गई। और उसके अलावा भारतीय सरकार की तरफ से जो डीजल और चावल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, उसको किस तरीके से शिपमेंट के जरिए यहाँ पे भेजा जा रहा है, इसके बारे में चर्चा हुई। कल यहाँ पे एक और शिपमेंट आया है जो कि डीजल का है, क्योंकि डीजल कमर्शियल यूज में फैक्ट्रीज में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको लेकर के यहाँ की सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि तकरीबन 40 मेट्रिक टन डीजल दिया जाए, मेट्रिक लीटर। इकरा की वो जुड़ गई हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका का ये सिचुएशन क्यों हुआ और क्या ये हालत वहां सुधरेंगे। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो श्रीलंका की ये सिचुएशन हुई, ये क्यों हुई, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या फेलियर है? ये इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है? वहां के पॉलिटिकल क्लास है या उनका जो फ्रीबीज की कल्चर वहां चली वो है? चलिए, अदिति दैया जी से हमारा संबंध टूट गया है, उनसे हम फिर जुड़ेंगे। तब तक हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो किन वजह से श्रीलंका इस हाल में पहुंचा है, उससे हमें बहुत कुछ सोचने और समझने की भी जरूरत है कि भारत में जो वो गलतियों को हम ना सुधराएं जो श्रीलंका ने की है पिछले 20 सालों में। खासकर मुफ्त के चुनावी वादे, जब भी चुनाव होता है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, आपने देखा कि किस तरह के पॉलिटिकल क्लास ने वादे किए। अगर हम एग्जाम्पल एक पंजाब जैसे राज्य की, जिसपे लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है, वहां भी फ्री की बिजली और फ्री के पैसे लोगों को बांटे जा रहे हैं। तो क्या ये कितना सस्टेनेबल है? क्या हम भी श्रीलंका की राह पे बढ़ रहे हैं? पहले देखते हैं ये एक पैकेज। श्रीलंका इस स्थिति में एक दिन में नहीं पहुंचा। ये दशकों की गलतियां हैं जिसका खामियाजा आज वहां की जनता भुगत रही है। और पड़ोसी देश का ये हाल दिखाता है कि भारत भी कहीं कोई चूक तो नहीं कर रहा। कहीं भारत में चुनाव में होने वाले मुफ्त सुविधाओं के ऐलान खतरे की घंटी तो नहीं। लुभावने वादों के पीछे कहीं देश की अर्थव्यवस्था को खोखली करती पॉलिसी तो नहीं है। कहीं भारत के राज्य भी फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप और फ्री ट्रैवल देकर वही गलतियां तो नहीं कर रहे जो श्रीलंका ने की। इन मुफ्त सुविधाओं पर जो खर्च आएगा उसकी भरपाई के लिए भी राज्यों को तैयार रहना होगा ताकि उसकी चोट अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। अगर हम हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा सत्ता पलट दिखा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। और सरकार बनते ही हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और हर महिला को 1000 रुपए महीने देने का ऐलान कर दिया। अब पंजाब को ये सोचना होगा कि मुफ्त बिजली और महिलाओं की पेंशन का ये खर्च कैसे उठाया जाएगा। मुफ्त बिजली पर तकरीबन 5000 करोड़ रुपए सालाना और महिलाओं को 1000 रुपए देने पर हर महीने 12000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दूसरी तरफ पंजाब तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। इनसे उबरने के लिए राज्य सरकार अब केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग कर रहा है। फिलहाल राज्य की आय का लगभग 40% कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। ये तो बात रही पंजाब की, लेकिन ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐलान किए गए हैं, जहां इस बार के चुनाव में किसानों को मुफ्त बिजली का ऐलान तो है ही, साथ ही पहले से ही मुफ्त लैपटॉप और गैस पर छूट का भार भी राजकोष पर है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस बार के घोषणा पत्र में छात्राओं को फ्री स्कूटी, युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का भी ऐलान किया गया है। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान पर 4-4 लाख करोड़ रुपए का। बस यही बात आती है श्रीलंका से सबक लेने की। जो गलतियां श्रीलंका ने की वो भारत में ना हो। श्रीलंका का आर्थिक संकट शुरू हुआ 2019 में, जब वहां के राष्ट्रपति राजपक्षे की सरकार ने चुनावी वादों के तहत टैक्स कटौती की। राजकोष से खर्चे ज्यादा और आमदनी कम होने लगी। खर्च के लिए उधारी बढ़ती गई और इसका खामियाजा ये हुआ कि अब वहां के लोगों को दूध, तेल, चावल जैसी जरूरत की चीजों के लिए भी 100 बार सोचना पड़ रहा है। लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।
कोविड महामारी ने कमजोर अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया है। टूरिज्म पर निर्भर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका मुश्किल में आ गई है। इंपोर्ट पर निर्भर इस देश के लिए ऐसे में अपना खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा है। एक तरफ लोगों की आय कम होती गई, दूसरी तरफ महंगाई परत दर परत बढ़ती गई। पहली गलती रही टैक्स कटौती कर राजकोष का घाटा, दूसरी रही इंपोर्ट पर इतनी निर्भरता और इनके बीच कोविड का कहर, और सबसे बड़ी गलती रही कर्ज पर अंकुश न लगा पाना। विदेशी कर्ज बढ़ता गया और अर्थव्यवस्था उस तेजी से ग्रोथ हासिल नहीं कर पाई और देश इस हाल में पहुंच गया जहां से उबर पाना मुश्किल लग रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। श्रीलंका के भीतर लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और श्रीलंका से इन तमाम परेशानियों का आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी, जो अभी भी श्रीलंका से हमें पल पल की खबरें भेज रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। पाउडर मिल्क नहीं है, दूध भी नहीं है। जितना हमको मिला है हमने सुपरमार्केट से लिया है। एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसको है वो अब एक दूसरे को बांटते हैं। बिल्कुल अगर आज आप सुपरमार्केट में जाओ तो शेल्फ बिल्कुल खाली है। 13 घंटा। मेरे घर में एक मम्मी है, एक सास है, 90 इयर्स की है, एक 85 इयर्स की है। उन लोगों का तो बहुत बुरा हाल। हम तो बाहर भी जा सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, उन लोगों ने उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। मच्छर होते हैं, ये बहुत गर्मी का मौसम होता है। इस किचन में भारतीय मूल का हर वो खाना बनता था जिसके लिए लोग दूर दूर से आते थे। बट यहाँ पे ओवन, कढ़ाइयाँ, ना उस पर समोसे तले जा रहे हैं, ना कोई नई चीज़ बन पा रही है। राजधानी में इतने इम्पोर्टेंट होटल जिसके लिए लोग दूर दूर से आते थे, वहाँ की ये हालत है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी कोलंबो की हालत क्या होगी। इंसान के साथ इन डब्बों की भी लंबी कतारें श्रीलंका के पेट्रोल स्टेशन पे नजर आ रही हैं। ये लाइन है डीजल के लिए। हालांकि पेट्रोल जो आम नॉर्मल घरों की जो गाड़ियां होती हैं, रेजिडेंट्स की गाड़ियां होती हैं, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन डीजल जो कि कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे श्रीलंका में अभी नहीं पहुँच पाया है। प्रियांक, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे कि वहां दूध की लंबी लाइन लगी हुई है, डीजल के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे मुश्किलों में कैसे एक आम आदमी वहां का जी रहा है और उसे और किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है? क्या सरकार से उसे कुछ आश्वासन मिल रहा है? जी देखिए, परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे सड़कों पे नज़र आ रही हैं, डीजल की लंबी कतारें हैं, घरों में जब पावर कट हो जाता है जो 15 घंटे तक कई दिनों तक चला, अब हालांकि उसे 5 से 6 घंटे कर दिया गया है, उसको लेकर के जनसेट्स काम नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका बड़ा जो असर है यहाँ के जो उद्योग है उस पर पड़ रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज में जब पावर कट हो जाती है तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास बचता है जनरेटर चलाना। अब जनरेटर तक अगर डीजल ही नहीं पहुंचेगा तो उन फैक्ट्री में काम कैसे होगा? तो सीधे तौर से जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। छोटा सा देश है ये, 22 मिलियन की आबादी है, मतलब तकरीबन 22 मिलियन की आबादी के बीच में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे पीछे युवा लोग खड़े हैं। हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे हैं यहाँ पे, जो यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग माना जाता है यहाँ की सभ्यता का। जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है तब से लेकर के यहाँ पे लोग रोज़ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है तो बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई यहाँ पे मौजूद हैं। हम अगर आपको थोड़ी दूर और जाके दिखाएं तो एक ब्रदरहुड की बात है, क्योंकि एक चीज़ जो निकल के सामने आई है कि श्रीलंका के जो लोग हैं वो कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर उठ करके अब अपने देश को बचाने के लिए लगे पड़े हैं। आप देखिए यहाँ पे इफ्तार की जो दावत है वो दी जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और इस बीच में यहाँ पे इफ्तार भी दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में आप देख सकते हैं जहाँ पे देश की
अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, लोग परेशान हैं। उस बीच में कोशिश ये है कि देश के लोग संगठित रहें, एक सोच को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई त्रस्त है, हर कोई परेशान हो चुका है कि आखिरकार जिस देश की तरक्की में इन्होंने 1% अपना पैसा लगाया, उस देश का पैसा आखिरकार कहाँ चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। 92% की जो लिटरेसी रेट है वो श्रीलंका में है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, लेकिन इन हालातों में जब शिक्षा मौजूद है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास नौकरियां ना हो, कोविड से ये देश पहले ही जूझ चुका है, ऐसे हालात में देश का पैसा आखिर गया कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल श्रीलंकाई लोगों के जहन में है। वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार पैसा कहाँ गया, और एक ही शब्द उनके जबान में आता है कि ये पैसा राजपक्षा के जो भाई हैं प्रेसिडेंट और जो प्रधानमंत्री हैं उन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं लोग, उन्हें बोल रहे हैं कि आप वापस जाएं, क्योंकि पैसा कहाँ गया इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ सिद्धार्थ सान्याल जो कि बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है वो जुड़ गए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या हाल है। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस ज्यादा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है? क्योंकि जो क्राइसिस आया है वो राजपक्षा गवर्नमेंट के आने के बाद फ्री कल्चर जब हुआ, चुनाव में टैक्स कम कर दिए गए, और दूसरा कोविड के बाद जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी को जो टूरिज्म सेक्टर चलाती थी वहां बहुत बड़ी मार पड़ी। तो ये रीजन है या पॉलिटिकल रीजन है? एज एन इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक यू आर राइट। दोनों रीजन का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कोविड का झटका श्रीलंका इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि टूरिज्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बट ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि श्रीलंका का फॉर एग्जांपल आप अगर सॉवरेन रेटिंग देखेंगे, कोविड का टाइम में ही खाली रेटिंग खराब हुआ ऐसा नहीं है, उसके पहले भी कुछ सालों से श्रीलंका का रेटिंग खराब होने लग रहा था। और बेसिकली ये लेसन ये है कि आपका अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जस्ट एक दो प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस व्हाट एवर यू कॉल इट, खाली एक दो सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, तो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज रिस्क। सो बेसिकली यू शुड हैव मेनी engines of growth in an economy. That is one very important lesson from Sri Lanka current crisis. Also, ये जो है बहुत ज्यादा करप्शन का चार्जेस है against certain lawmakers. Also, जो हम लोग देखा है आउट ऑफ मीन्स जाके बहुत ज्यादा पॉपुलिज्म, फ्रीबीज, बहुत ज्यादा कल्चर एक टाइम में जो कोशिश कर चल रहे थे, उसका भी ऑल दिस थिंग्स केम टुगेदर एज इफेक्ट। नाउ कोविड अगर शायद नहीं होता और थोड़ा हाथ में टाइम मिल जाता तो गवर्नमेंट को शायद ये सिचुएशन से निकलने का टाइम मिल जाता, मौका मिल जाता। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, एंड नाउ दे आर पेइंग अ वेरी हेवी प्राइस फॉर दैट। श्रीलंका एक डेट ट्रैप की तरफ जाती नजर आ रही है। दूसरी तरफ हमने एक पैकेज दिखाया जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि भारत में भी कुछ राज्य जो हैं वो फ्री कल्चर, जो फ्रीबीज दे रहे हैं, जैसे कि हमने पंजाब का एग्जांपल दिया कि जो ऑलरेडी करीब 2,82,000 करोड़ के कर्ज में है, वहां पे मुफ्त की बिजली देने की बात हो रही है, महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने की बात हो रही है। इसी तरह सिर्फ बीजेपी के कई राज्य हैं, जैसे कि यूपी में इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी लैपटॉप देने की बात कर रही है फ्री में, बिजली सारा माफ करने की बात कर रही है। क्या भारत के ये कुछ राज्य भी इसी तरह के डेट ट्रैप की ओर बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, जहां sources of income for the government, for the economy, for population, if the sources of income are diversified, तो उसमें थोड़ा सा बफर रह जाता है। बट एक जो चीज है कि आपका जितना मीन्स है, that is applicable for an individual, for a corporate, for larger setups, आपका जितना मीन्स है, बहुत लंबा टाइम आप उसका बाहर जाके ज्यादा स्पेंड करेंगे तो that has its own cost. Now अभी एक चीज एज ए मैक्रो मैनेजर you need to take at times कि ये जो स्पेंडिंग मैं आज कर रहा हूँ, हो सकता है 5 साल ज्यादा कर रहा हूँ, 10 साल ज्यादा कर रहा हूँ, उसका रिटर्न आगे जाके उससे बहुत ज्यादा आएगा कि नहीं। एंड मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर सच एग्जांपल्स। अगर आपका ओवरऑल रिस्पांस उस हिसाब से पॉजिटिव आता है तो आप कर रहे हैं, तो उसका मतलब आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इफ इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एंड फॉर नियर टर्म पॉपुलिज्म, देन any government should be very, very careful about that. I don't want to get into discussion about any particular government, political party, etc. But generally, in terms of an economic principle, वो चीज से थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
पार्लियामेंट में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की, जिसके तहत ये कहा गया था कि राज्य सरकारें जो हैं वो फ्री की बिजली नहीं दे सकती। अगर वो फ्री की बिजली दे रही हैं तो उनको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को या जो पावर प्रोड्यूसर्स है उनको अपने खर्चे से पैसा देना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल पिछले सेशन में पास नहीं हो पाई और अभी भी वो पेंडिंग में है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राज्य अगर डिसीजन नहीं ले पा रही हैं तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंटर राज्यों के ऊपर थोपे, ऐसा क्या करना चाहिए आपको लगता है? देखिए, अगर आप श्रीलंका का एग्जाम्पल से लेसन लेना चाहते हैं, आपको देखना होगा, as I said earlier also, there are 2-3 factors that contributed to that. One is indisciplined fiscal situation. Number 2, corruption. Number 3 is, certain law and order related issues like insurgency and civil war in certain cases. Along with that, एक बहुत बड़ा economic factor कि whether your sources of income or whether there is just 1 or 2 engines of growth or multiple engines of growth. जहां ये 3-4 फैक्टर एक साथ जस्ट उसका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मेरा हिसाब से कंट्री लाइक इंडिया विल नॉट बी सफरिंग टू बैड answers on most of these questions, so that's why we are in a better position. But for any political manager and macroeconomic manager, it's a very important lesson, and we should constantly monitor इकोनॉमी these बहुत 3-4 बड़ी है और questions. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज हैं अगर हम श्रीलंका से कंपेयर करें तो। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि श्रीलंका को इस डेट ट्रैप से बाहर निकलने के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या बोलते हैं, क्या करना होगा? क्योंकि जो चाहे आप $56.3 बिलियन का डेप्ट हो गया है उस पे, और $1 बिलियन तो अभी जुलाई में उन्हें पे करना है। देखिए, टिपिकली इसमें क्या होता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि इस टाइप का सिचुएशन में यू हैव टू टेक सम एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल एड फ्रॉम सम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, एंड टिपिकली वो आता है बहुत सारे कंडीशन के साथ। नाउ उसमें क्या क्या टिपिकली देखा जाता है, एक एफर्ट इनिशियली होता है आपका करेंसी का स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉलर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल श्रीलंका हु इंपोर्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन गुड्स आल्सो। सो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि करेंसी अगर कॉन्स्टेंटली वीक होते चले तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो मेरा हिसाब से जब ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कुछ अगर स्टेप इन करेंगे तो करेंसी का सपोर्ट करने के लिए कुछ मेजर जरूर बताएंगे। उसके साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट change fiscal situation and current account situation overnight, but typically ये दोनों जगह में बहुत ज्यादा फोकस रहता है। Typically you don't bother too much about growth in the very near term, you just try to bring back stability in the financial markets and in the economy, and धीरे धीरे उसके बाद मे बी 3-4-5 साल में टिपिकली आपको ग्रोथ में उसका रिफ्लेक्शन देखना चालू हो जाता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इन अ सिचुएशन लाइक दिस इज टू गेट सम एक्सटर्नल हेल्प, एक्सेप्ट दोस conditionalities in a rational way, try to adhere to that so that confidence in the financial system comes back. Confidence in the financial system बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि श्रीलंका को अभी एक्सटर्नल एड की जरूरत है। भारत ने भी एड देने की पेशकश की है जितना उससे हो सकता है, बाकी शायद IMF वर्ल्ड बैंक भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश से जुड़ने के लिए। तो ये था स्पॉटलाइट का एक खास एपिसोड जिसमें हमने श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हमें आज्ञा दीजिए।